गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर जो आपका आप देख रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर आपको वो कहानी बताएगा जिस समय पूरा एक वर्ल्ड जो है एक शेप ले रहा था। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी शेप ले रही थी। ओके, मतलब कि लोग इंटरकनेक्टेड थे एक दूसरे से। ठीक है, मतलब कि ये टाइम एक ऐसा टाइम था जब लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशंस में बिजी थे और एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड हो रहे थे। ठीक है, और धीरे धीरे इंटरलिंक होने की वजह से एक पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का फॉर्मेशन होता चला गया। और जैसे जैसे लोग इंटरलिंक हुए, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हुए, तब धीरे 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 एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को हम शुद्ध हिंदी में वैश्वीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। और ये एक जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया जो होती है, ये आपस में इंटरलिंक होने से ही होती है। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट देख रहे हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड कि उस संसार को जब टेक्निक्स नहीं आई थी, उस समय लोगों के पास अलग अलग टेक्निकें नहीं होती थी, तब वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते थे, क्या तरीका होता था, कैसे वो कनेक्टेड रहते थे। तो देखिए द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, इस पूरे लेसन में आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरह से एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, लोगों को स्लेव्स बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है और किस तरह से धीरे 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 वो वहाँ पर स्लेव की ज़िंदगी जीते हैं। किस तरह से पूरा यूरोप, पूरा एशिया एक दूसरे से कनेक्टेड होने के बाद एक दूसरे का कल्चर जो है सीख जाता है। किस तरह से कितनी सारी चीज़ें होने लगती हैं। ओके, तो देखिए व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बातें करते हैं, वी ऑफर रेफर एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ इमर्ज सिंस द लास्ट 50 ईयर्स ऑन। कि जब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करने लगते हैं जो कि पिछले 50 साल या उससे भी पहले से वो शुरू हो चुका था। और वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री अपने अपने कंट्रीज़ को लेकर उनकी इकोनॉमी शेप लेने लगी थी, मतलब एक दूसरे से सीखने लगे थे। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस ज़्यादा बहुत पहले की बातें नहीं है। मतलब कि एक बड़े लेवल पे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म होने के बाद, शिप्स वगैरह आने के बाद, आप देखोगे नई नई टेक्नोलॉजी आने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इम्प्रूव करने के बाद ये प्रोसेस काफ़ी तेज हो गया है। बट एज यू विल सी इन द चैप्टर, लेकिन आप इस चैप्टर में देखोगे द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, कि इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। बहुत समय से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हैं, चाहे वो कनेक्टेड ट्रेड के तरीके से रहे हों। जैसे हमारे यहाँ पर सबसे पुराना रूट सिल्क रूट हुआ करता था, जिसमें चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया और फिर जो अरेबियन नेशन होते थे, जो अरब कंट्री के नज़दीक के, जो जैसे मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान जो बाद में बना 1947 में, लेकिन उससे पहले ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, बहुत सारे कंट्री आपस में ट्रेड किया करते थे। और सबसे पुराना रूट एक सिल्क रूट के अलावा केप ऑफ गुड होप भी हुआ करता था, आशा आंतरिक का मार्ग, जो कि अफ्रीका का चक्कर लगाकर फिर अटलांटिक में एंट्री करते थे और फिर उसके बाद यूरोप पहुँचते थे। तो मतलब कि एक लंबा इतिहास है, हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन। लोग इधर से उधर आए भी हैं, यहाँ से गए भी हैं, एक लंबा इतिहास रहा है, तब जाके ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो पाया है। ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, लोग काम की तलाश में इधर उधर गए हैं, काम ढूंढने लगे हैं। जैसे जब उनके पास वर्क नहीं रह गया तो वो काम ढूंढने के लिए आसपास के स्टेट्स में और अलग अलग कंट्रीज़ में वो जो है गए हैं। मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पैसे का आदान प्रदान हुआ है, लोगों ने एक दूसरे को पैसे उधार भी दिए हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री में बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा स्पेन, पुर्तगाल, बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने आपस में पैसे दिए हैं। ऑस्ट्रिया एम्पायर, हंगरी एम्पायर, इटली, ऐसे बहुत सारे कंट्री रहे हैं। और इन सब के बारे में तो हमने अभी फर्स्ट लेसन में द रेवोल्यूशन इन यूरोप में पढ़ा भी है कि इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी की थी। वर्ल्ड वार के बारे में भी हमने पढ़ा है, लेकिन ये सब पहले की बातें हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस, ये वेरी अर्ली जो स्पेयर ऑफ टाइम, मतलब कि पूरा स्पान ऑफ टाइम पूरा हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए आगे, एज वी थिंक अबाउट द ड्रामेटिक एंड विजुअल साइंस ऑफ ग्लोबल इंटर कनेक्टेडनेस। ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस मतलब कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं।
आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को उनके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि कितना अजीब, कितना अलग हम ये दुनिया में जी रहे हैं, जो कि पहले नहीं होती थी। हम कुछ ही सेकंडों में टेलीफोन पे, मोबाइल फ़ोन पे अदर कंट्रीज से दूर दूर बैठे बैठे बातें कर लेते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेसेस थ्रू विच दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज़ इमर्ज, कि ये जो संसार हम आज देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, एक मॉडर्न वर्ल्ड में, ये सब कैसे चेंज हुआ, कौन कौन से फेसेस आए जिनमें इसमें चेंजमेंट हुई। ठीक है, तो देखिए आगे, ऑल थ्रू हिस्ट्री, पूरी इतिहास में ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकेम स्टिडली मोर इंटरलिंक्ड, कि पूरे ह्यूमन इतिहास में पूरी जो ह्यूमन सोसाइटीज़ थी उनमें बड़े लेवल पे इंटरलिंक्ड रहे हैं। एंशियंट टाइम से लेकर ट्रैवलर, ट्रेडर, प्रीस्ट, मतलब कि यात्री, व्यापारी और पुजारी, जो कि प्रीस्ट होते थे, अलग अलग धर्म के जो प्रीस्ट होते थे, जैसे मान लो हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम हो गया, या फिर चर्च के लोग होते थे, ये इधर उधर जाते थे। ठीक है, पिलग्रिम्स, धर्म शिक्षक, ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम फॉर नॉलेज, कि वो दूर दूर यात्राएं करते थे नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके उनको मिलते थे, जैसे कि बहुत सारे लोग आए भी हैं इधर इंडिया में। आप देखोगे मौर्यन यानी कि अशोक के टाइम पीरियड में आए हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि समुद्रगुप्त के टाइम में बहुत सारे लोग आए हैं, फायान आया है, ठीक है, और ह्यूनसांग आए हैं, चाइनीज़ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने फिर आसपास के माहौल को देखा भी। और हमारे इंडिया से भी आप देखोगे अशोक के टाइम में बहुत सारे, जो ये कहेंगे भाई किंग अशोक का जो बेटा था, जिसको हम महेंद्र वर्मन कहते थे, और उनकी बेटी संघमित्रा, ये भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दूर दूर गए थे। तो ये पैराग्राफ आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई पुराने टाइम से लेकर बहुत सारे ट्रैवलर, ट्रेडर और प्रीस्ट एक दूसरे देशों में गए हैं, लंबी लंबी यात्राएं तय करते हुए लोग वहाँ पर वो गए हैं, और उनको फिर वहाँ पे नॉलेज भी मिली। अपनी नॉलेज को उन्होंने वहाँ पर लोगों को दिया है, वहाँ की नॉलेज को इकट्ठा किया, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली, वहाँ पर राज दरबारों में उनको रखा गया, उनको स्पेशल राइट्स वहाँ पर मिले। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, मतलब कि वो अपने जो उनके आत्मा के क्वेश्चंस थे, जो वो जानना चाहते थे, वो अलग अलग यात्राओं के दौरान उनको वो आंसर मिले हैं। टू एस्केप प्रिसेक्शंस, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब कि जो उनको बहुत सारी जगह पर ऐसी चीज़ें भी मिली जो उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। जिस भी कंट्री में जो भी ट्रैवलर या ट्रेडर या प्रीस्ट वहाँ से जाते थे, वहाँ से वो कुछ ना कुछ लेकर आते। ये सच्चाई थी कि वहाँ से वो कुछ ना कुछ लेकर आते। दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज़, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म एंड डिजीज़ भी, मतलब कि वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी अपने साथ लेकर आते। पैसा, अलग अलग करेंसी जो होती थी, जिन पे अलग अलग किंग्स की फ़ोटो लगी होती थी, वो लेकर आते। वैल्यूज़, उनके किस तरह से उनके मॉरल वैल्यूज़ होते थे, जैसे अरेबियन कंट्री के अलग मॉरल वैल्यू थे, हमारे इंडिया के अलग थे। हमारे यहाँ तो क्या होता था, अतिथि देवो भव, हमेशा से चला आ रहा है कि अतिथियों का स्वागत किया जाता है। इस तरह के नए नए वैल्यूज़, नए नए स्किल्स, बिल्डिंग स्किल्स, आप देखोगे अलग अलग जो आर्किटेक्चर स्किल्स वहाँ से लोग सीख कर आए, अलग अलग आइडियाज़ वहाँ से लेकर आए, अलग अलग प्रकार की इन्वेंशंस, मतलब कि अलग अलग प्रकार की आविष्कार वहाँ से वो लेकर आए। इवन जर्म्स और डिजीज़ भी, बीमारियाँ तक भी वहाँ से उनके साथ आ गई थी। जैसे स्मॉल पॉक्स के वायरस थे, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स के जो बीमारियां थी, ऐसे बहुत सारी बीमारियां वो अपने साथ लेकर आए। तो इस तरह से एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होते चले गए। आज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में। आप देखोगे इंडिया में हिंदी भी है, पारसी भी है, मुस्लिम लैंग्वेज भी बोली जा रही है। इंडिया में बहुत सारे टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये सब कुछ आसान थोड़ी न था, ये इसमें बहुत टाइम लगा। इतनी सारी चीज़ें कलेक्टिव स्टेज में आप इंडिया में देख रहे हो, उसमें बहुत टाइम लगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल आपको यहाँ पर ये दे रहा है। अब देखोगे एक एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एज अर्ली 3000 BCE, यानी कि बिफोर क्रिश्चियन एरा, 3000 साल पहले क्रिश्चियन एरा में, मतलब कि BC में, ठीक है, एक्टिव कोस्टल लिंक हमारा हुआ करता था। इंडस वैली का, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा एक लिंक हुआ करता था, हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। इंडस वैली से हम लोग मेसोपोटामिया में कनेक्टेड होते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली, ठीक है, सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया से ट्रेड किया करती थी। मेसोपोटामिया से वो
ट्रेड किया करते थे। और हवांग हो, ठीक है, हवांग हो वैली सिविलाइजेशन से भी ट्रेड हुआ करता था। अफ्रीका की एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, अफ्रीका की, जिसको नाइल रिवर सिविलाइजेशन कहते हैं, नाइल रिवर सिविलाइजेशन भी हम उसको कहते हैं। तो अलग अलग सिविलाइजेशन से हमारा ट्रेड हुआ करता था, अलग अलग जगह से हम ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ बहुत बढ़िया था, ठीक है। एक्टिव कोस्टल ट्रेड हमारा चलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। जैसे कि आजकल जो प्रेजेंट डे एशिया है हमारा, वेस्ट एशिया, उससे हम व्यापार करते हैं, ठीक है। अब वेस्ट एशिया में क्या क्या है आपको पता होना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, तुर्किस्तान, यूएई, कतार, कुवैत, ठीक है, और मस्कत, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंट्री जो वेस्ट एशिया में नज़र आते हैं, टर्की तक का एरिया वेस्ट एशिया में आता है। तो हम उनकी सिविलाइजेशन के साथ हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड चला करता था। अब सोचो इतना लंबा ट्रेड चलता था तो ये लोग इधर से उधर जाते भी होंगे, है ना, इधर उधर इनसे ट्रेड का व्यापार भी होता होगा, ठीक है। और जब ट्रेड होता होगा तो ये अपने साथ बहुत सारे नॉलेज भी लेकर आते होंगे, बहुत सारा अलग अलग टाइप का जो है फूड आइटम भी लेकर आते होते, तो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते थे, ठीक है। आगे देखिए, फोर देन ए मिलेनिया, मतलब कि हजारों लाखों साल के टाइम में हमारे यहाँ पर काउरीज कोड़ियाँ, जिसे हिंदी में कोड़ी कहते हैं, कोड़ी देखा कभी आपने? कोड़ी छोटे बच्चे गले में पहनाई जाती है, जिसको कोड़ी कह दो या सी शेल्स कह दो, वो पहले पैसे के रूप में यूज़ होती थी। जब कॉइन्स नहीं होते थे, ज्वेलरीज नहीं होती थी, तब कोड़ी यूज़ की जाती थी। कोड़ियाँ बच्चों के गले में हंसली वगैरह पहनाते हैं, कोड़ियाँ डालते थे, सी शेल्स वगैरह कहते थे उनको, ताकि उन छोटे बच्चों को, नवजात शिशु को नज़र ना लगे, तो वो एक्सचेंज करते थे, ठीक है। मतलब कि पहले के ज़माने में जब करेंसी नहीं होती थी, ना तो पेपर करेंसी होती थी, ना ये कहें कि भाई ये जो कॉइन्स होते हैं वो भी नहीं होते थे, तो उस समय ये कोड़ियों से ये यूज़ करते थे, ठीक है। कोड़ियों को एज ए फॉर्म ऑफ करेंसी यूज़ किया जाता था। अब जैसे ये कहाँ से मिलती थी? मालदीव से ये कोड़ियाँ मिलती थी, चाइना और ईस्ट अफ्रीका से ये जो है जब रास्ते पे होते थे वहाँ से ये लेकर आते थे, ठीक है। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैरिंग जर्म्स, और लंबी यात्राओं के दौरान बहुत बार बीमारियों के कीटाणु भी, मतलब जो जर्म्स होते हैं वो भी यहाँ तक पहुँच जाते थे और उनसे आसपास के कॉन्टिनेंट में बीमारियाँ हो जाती थी। जैसे कि ये ढूंढा गया, देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स में बी ट्रेस्ड एज फार बैक 7th सेंचुरी, कि 7th सेंचुरी से ही लगातार बहुत सारी बीमारियां आने लगी थी। बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम ए अंडर मिस्टेक लिंक्स, ये बहुत गलत एक तरह से लिंक होने लग रहे थे, जिससे बीमारियां भी इधर उधर फैल रही थी। अब देखो एक इमेज दिखाई गई है आपको, फिगर नंबर 1 में एक शिप के अंदर एक मेमोरियल स्टोन रखा गया है, ठीक है। इमेज ऑफ ए शिप, एक शिप की इमेज, ए मेमोरियल स्टोन, गोवा म्यूजियम में आज भी यहाँ रखा गया है, जो 10th सेंचुरी के आसपास का ये एक जो इमेज है, ओके। तो देखिए, फ्रॉम 9th सेंचुरी इमेजेस ऑफ शिप अपीयर रेगुलरली इन द मेमोरियल स्टोन, की जो मेमोरियल स्टोन जो होते थे फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्टल एरिया इंडिकेट सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन ट्रेड, कि इस तरह का आप देखोगे ये जो मेमोरियल में जो रखा गया है, जो देखा जाए तो जो एक तरह से म्यूज़ियम वगैरह होते हैं या फिर लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसे हमारे इंडिया में 1920 में एक लाइब्रेरी बनी थी, नेशनल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। तो ये जो नेशनल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी थी, ये आप देखोगे इसमें जो है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको रखी हुई मिल सकती है, नेशनल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी। तो ये इनसे हमें प्रूव हो जाता है कि यहाँ इंडिया में कोस्टल रूट चलता था, ट्रेड रूट चलता था, ठीक है बेटा। तो बहुत सिंपल सा है ये लेसन, ठीक है। आप इसमें समझ जाओगे कि वो समय कौन सा था जिसको प्री मॉडर्न वर्ल्ड हम कह सकते हैं, और कैसे कैसे धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्किल, और कैसे अलग अलग लोग इधर से इधर आए हैं और वो एक दूसरे का कल्चर सीख गए हैं, ओके। अब देखिए दूसरा, ये पॉइंट 1.1 देखिए, सिल्क रूट, ठीक है, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, सिल्क रूट कैसे पूरे संसार को जोड़ देता है। सिल्क रूट इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि सिल्क रूट एक ऐसा लिंक हुआ करता था जो पुराने समय में एक वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड रूट हुआ करता था, मतलब कि हमेशा चलता रहता था ये। अब सिल्क रूट ही नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ सिल्क ट्रेड,
कि ज़्यादा मात्रा में सिल्क का ट्रेड होता था। सिल्क एक तरह से थ्रेड होता है, एक धागा होता है जो सिल्क कोकून से तैयार होता है। सिल्क कोकून से ये तैयार होता है, रेशम के कीड़ों से, और इसको सेरीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एंशियंट ट्रेड रूट हुआ करता था जिसको हम सिल्क रूट कह सकते हैं। अब इस सिल्क रूट से चाइनीज सिल्क जो होती थी, चाइना से तैयार की गई सिल्क यानी कि सिल्क के धागे बड़े बड़े जहाज़ों में भर दिए जाते थे। जो बड़े जहाज़ को कार्गोज कहते थे, जो सामान का लाना और ले जाना करते थे उनको कार्गो शिप कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्गो। एक तो पैसेंजर शिप होता है, एक कार्गो शिप होता है। तो चाइना से ये कार्गो शिप शुरू होता था और फिर वो वेस्ट की तरफ निकल पड़ता था। इन जहाज़ों में ज़्यादा सिल्क भरी जाती थी, इसलिए इसको सिल्क ट्रेड भी कहा जाता है। इतिहासकार क्या होते हैं? हिस्टोरियन हैड आइडेंटिफाई सेवरल सिल्क रूट ओवर द लैंड एंड बाई सी, knitting together vast region of Asia and linking Asia and Europe and North Africa। कि बहुत सारे इतिहासकारों ने ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ बहुत सारे सेवरल सिल्क रूट हुआ करते थे। ठीक है, जो कि लैंड पर भी सिल्क रूट हुआ करते थे। मतलब जैसे अगर किसी को चाइना से इंडिया वो आ गया है, इंडिया से उन्होंने मान लीजिए बहुत सारे मसाले खरीद लिए, चाइना से सिल्क खरीद के लाया है, तो वो इंडिया से वाया लैंड रूट भी वो निकल सकता था। जैसे मैं ये कहूँ कि जहाँ आजकल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, तुर्किस्तान, इस तरह की कंट्री में वो सिल्क रूट के थ्रू यानी कि लैंड रूट के थ्रू वो सिल्क रूट हो सकता था। ठीक है, मतलब पैदल भी वो निकल सकते थे सामान बेचने के लिए। बड़े बड़े कारवां होते थे। क्या होते थे? कारवान्स, बड़े बड़े कारवां होते थे, व्यापारियों के ग्रुप होते थे, वो लैंड रूट के थ्रू इधर उधर निकल जाते थे बेचने के लिए। और कुछ वाया शिप भी होता था, ऐसा नहीं कि सारा लैंड के थ्रू होता था, सारा शिप के थ्रू भी हो सकता था। शिप यानी कि सी रूट्स भी हो सकते थे। सी रूट के थ्रू ये लोग लिंक हो जाते थे एशिया से, एशिया के कंट्रीज से, यूरोप के कंट्री से भी लिंक हो जाते थे, और नॉर्थ अफ्रीका के कंट्री से भी ये लिंक हो जाते थे। नॉर्थ अफ्रीका में जैसे इजिप्ट हो गया, इजिप्ट, और जैसे केन्या हो गया। ठीक है, इसके अलावा केन्या, इजिप्ट, ऐसे बहुत सारे कंट्री वहाँ हो जाते थे। ठीक है, दे आर नोन हैव सिंस बिफोर क्रिश्चियन ईरा। ये क्रिश्चियन मतलब कि बहुत पहले की टाइम की बातें वो बता रहा है कि क्रिश्चियन ईरा के आसपास ये चीज़ें होती थी। थ्री ऑलमोस्ट द 15th सेंचुरी, ये सब 15th सेंचुरी तक लगातार चलता रहा। मतलब जो सिल्क रूट था ये बड़े लेवल पे 15th सेंचुरी के आसपास एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्री के साथ ये ट्रेड रूट होता रहा। बड़ा फेमस सिल्क रूट हुआ करता था ये। ठीक है, जिसकी एक इमेज भी यहाँ दिखाई गई है, देखो आप, इस इमेज में दिखाया गया फिगर नंबर 2, सिल्क रूट ट्रेड द डिपिक्टेड इन चाइनीज़ केव पेंटिंग। चाइनीज़ जो चाइना के अंदर जो केव होती है उनके अंदर भी इसका पेंटिंग दिखाया गया कि किस तरह से सिल्क रूट हुआ करता था 8th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, ये केव 217 केव है और ये चाइना की गानशू जगह पर है, ये मगावा ग्रोटोज। ठीक है, ग्रोटोइज। ठीक है, मगावा ग्रोटोइज केव की एक तस्वीर है जिसमें सिल्क रूट के बारे में नॉलेज दी गई है। तो इस सिल्क रूट जो कि बहुत पहले से शुरू हुआ था, एंशियंट रूट हुआ करता था, 15th सेंचुरी तक ये बहुत बड़े लेवल पे फ्लोराइज हो चुका था, मतलब कि फलने फूलने लगा था। चाइनीज़ पोट्री यानी कि चाइनीज़ बर्तन आज भी हम यूज़ करते हैं, कप ग्लास, जैसे कप होते हैं, ग्लास होते हैं, इनके हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रैवल इन सेम रूट, इन रूट पे चाइनीज़ पोट्री इधर से उधर जाने लगी थी। टेक्सटाइल धागे का व्यापार होने लगा था। स्पाइसेस मसालों का जो इंडिया से कलेक्ट किए जाते थे शिप में भरे जाते थे, कार्गो शिप में, जिसे मैंने आपको बताया था कार्गो शिप में भरा जाता था। साउथ एशिया नेशन तक वो चले जाते थे। फिर वहाँ से वापसी के दौरान ये प्रीशियस मेटल्स लेकर आते थे, गोल्ड और सिल्वर के रूप में प्रीशियस मेटल वहाँ से लेकर आते थे। वापसी के दौरान ऐसा होता था जब वो यूरोप से एशिया के लिए आ रहे होते थे। ले जाते क्या क्या थे यहाँ से? चाइनीज़ पोट्री, इंडियन मसाले, थ्रेड्स, टेक्सटाइल्स, कपड़े वगैरह, ये सब यहाँ से लेके जाते और वापसी में यूरोप और एशिया, यूरोप से जब वापस एशिया आते तो गोल्ड और सिल्वर वहाँ से लेकर आते। मतलब यूरोपियन पीपल यहाँ के जाने वाले जहाज़ों को पेमेंट कैसे करते थे? गोल्ड और सिल्वर में। धीरे धीरे इस सिल्क रूट पे चाय भी बड़ी फेमस हो गई, टी का ट्रेड भी बड़ा फेमस हो गया। ठीक है, टी बहुत महंगी बिकने लगी थी। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, कि ट्रेड और जो कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक बदलाव जो देखने को मिला वो एक
हाथ से दूसरे हाथ, मतलब आगे आगे एक से एक आगे बढ़ता चला गया, मतलब लोग सीखते चले गए। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरी ऑलमोस्ट certainly traveled this route to Asia as early Muslim preachers a few century later, कि शुरुआत में क्रिश्चियन मिशनरी इधर से उधर आने लगे। क्रिश्चियन ईसाई धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार करते हुए, ट्रैवल करते हुए वो एशिया के रूट तक पहुँचे। क्या आपको याद है वास्को डिगामा? वास्को डिगामा जो था वो कब आया? एक पोर्तुगीज़ था और वो 1498 में इंडिया में आया, 1498 में आया। और एक क्रिस्टोफर, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, कोलंबस, ये भी इंडिया में आया था। और ये कब आया? 1492 में आया। तो इस तरह से लोग डिस्कवरी करने के लिए तैयार थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। और फिर मुस्लिम प्रीचर यानी कि मुस्लिम धर्म अधिकारी, यानी कि जो मुस्लिम अपने धर्म का प्रचार करने वाले थे, वो भी फिर बाद में धीरे धीरे सेंचुरीज में आगे बढ़ गए। जैसे 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में ये मुस्लिम प्रीचर भी अपना धर्म का प्रचार करते हुए आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे बुद्धिज़्म भी जो धीरे धीरे फैल गया ईस्टर्न इंडिया में, जो पूर्वी देश थे उसमें, जैसे मंगोलिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे कंट्री में धीरे धीरे ये फैलता चला गया। और बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शन में ये चीज़ें बनती चली गई। सिल्क रूट के थ्रू अलग अलग कंट्रीज़ बनते चले गए, ठीक है, जुड़ते चले गए एक दूसरे में, और सिल्क रूट फेमस होता चला गया, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि अलग अलग टाइम में फूड ट्रैवल भी हुआ। फूड भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा, जैसे स्पैगेटी, पोटैटोज़, ये सब एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होते चले गए। क्योंकि जब ट्रेडर, व्यापारी वगैरह इधर से उधर आए तो उन्होंने फूड का भी एक्सचेंज एक दूसरे के साथ किया। फूड ऑफर मैनी एग्जाम्पल लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, की फूड का जो ऑफरिंग था, मतलब अलग अलग जगह से फूड एक दूसरी जगह पर पहुंचने लगे, तो ये भी बहुत बड़ा एक कल्चरल एक्सचेंज माना जाता है कि लोग एक दूसरे के खाने को पहचान रहे थे। ट्रेडर, ट्रैवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड दे ट्रैवल्ड, कि ट्रेडर और ट्रैवलर यानी कि व्यापारी और यात्री अलग अलग जगह पर जब जाते थे तो वहाँ से नई नई क्रॉप, नई नई फसल वहाँ से वो लेकर आते और अलग अलग एरिया में फिर वो उगाई जाती। इवन रेडी फूड स्टफ, कि जो खाना एक तरह से जो रेडी फूड स्टफ होता है, जो कि खाने के लिए अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है, जैसे आजकल देखोगे आप बहुत सारे चाइनीज़ आइटम यहाँ पर आ गए हैं, तो वो सब चीज़ें कहाँ से आई? डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन, जो कि अलग अलग एरिया के नहीं थे, सेम एक कॉमन ओरिजिन के थे, वो एक ही जगह से वो जन्मे थे, तो उस जगह से फूड स्टफ यानी कि खाने का जो अलग अलग सामान था वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता चला गया। जैसे स्पैगेटी जो है, नूडल्स जो हैं, ये विश्वास किया जाता है, जैसे स्पैगेटी और नूडल जो होते हैं, ऐसा विश्वास माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट नूडल ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना, कि चाइना से ये नूडल्स जो चाइना के लोग खाते थे ये वेस्ट तक पहुंच गए, मतलब कि यूरोप तक पहुंच गए, मतलब कि इंग्लैंड के अलावा जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री में वेस्ट तक पहुंच गया था ये खाना। चाइना का फूड यानी कि नूडल्स स्पैगेटी के रूप में वहाँ पहुँच गया, और क्या बन गया वो? स्पैगेटी, मतलब कि नूडल्स चाइना से ट्रैवल करता हुआ यूरोप पहुँच गया और वहाँ पर स्पैगेटी बन गया। और लोग ये भी कहते हैं शायद परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता, कि अरब ट्रेडर जो पास्ता ले आए थे 15th सेंचुरी में सिसिली आइलैंड से। अब ये सिसिली आइलैंड क्या है? इटली का आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड नाउ इन इटली। अब ये इटली में शामिल किया जा चुका है। जैसे हमने फर्स्ट लेसन में रेवोल्यूशन इन यूरोप में पढ़ा था कि सिसिली आइलैंड बड़ा ही फेमस आइलैंड इटली का हुआ करता, तो वहाँ से ये लोग पास्ता ले आए थे। यानी कि अरब के लोगों को पहले पास्ता नहीं पता था कि पास्ता क्या होती है, ठीक है ना। बड़ा ही स्वादिष्ट फूड है, आजकल लोग खाते हैं इसे, बड़ा चाव से खाते हैं पास्ता को मिक्स करके। ये फ्लोर मैदा का आइटम होता है, बहुत ही अजब फेमस सा होता है ये। तो ये लोग इटली के जो लोग रहने वाले थे, सिसिली आइलैंड के रहने वाले थे, वहाँ से अरब ट्रेडर भूल भुलैया में, या फिर ये कहें कि नई चीज़ उनको खाने की मिली तो वो भी अपने अरब कंट्री की तरफ ले आए। अरब कंट्री का मतलब है ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, जो ट्रेडर वहाँ गए उन्होंने फिर इटली से वो पास्ता ले आए।
इसी तरह से सिमिलर फूड आल्सो नॉन इन इंडिया एंड जापान, इंडिया और जापान में भी इस तरह के फूड आइटम फिर खाए जाने लगे। सो ट्रूथ अबाउट द ओरिजिन में बी नेवर नोन, कि किसी को सच्चाई नहीं पता कि वहाँ से क्या चीज़ें यहाँ से वहाँ आई है। ठीक है, तो देखिए, येट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, कि ऐसा गेस किया जाता है कि पुराने टाइम में ये चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफ़र हुई होगी। अब देखो आगे, मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज़, बहुत सारे और आइटम, पोटैटोज़ हो गया, सोयाबीन, ठीक है, ग्राउंड नट, मेज़, टोमेटोज़, चिली, स्वीट पोटैटोज़, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइटम थे जिनको हम जानते भी नहीं है, हमारे पूर्वज भी नहीं जानते, वो चीज़ें इधर से उधर आ गई थी। 5 सेंचुरी एगो, 500 साल पहले यहाँ पर ये चीज़ें धीरे धीरे मिक्स होने लगी थी। These foods were not only introduced in यूरोप, न केवल ये फूड यूरोप में बड़े फेमस थे, फिर एशिया में भी इसको ले आते हैं। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बात हो रही थी अभी कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया में आया, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया, तो बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से वहाँ ले आया था, उसकी वजह से ट्रांसफ़र चीज़ें हो गई थी। ठीक है, इस पिक्चर में देखो, फिगर नंबर 3 में दिखाया गया, मर्चेंट फ्रॉम वेनिस एंड ओरिएंट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कि वो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस के हैं, वेनिस के जो मर्चेंट है वो बहुत सारी चीज़ों का आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। फ्रॉम मार्को पोलो बुक ऑफ मार्वल 15th सेंचुरी, जो ये बुक है मार्को पोलो, ठीक है, कि बुक ऑफ मार्वल है, वहाँ से पॉइंट्स लिए गए हैं कि एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज हुई हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम देखेंगे कि न केवल चीज़ें एक्सचेंज हो रही थी, बल्कि अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड पर बहुत सारी चीज़ें, कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा था। इनफैक्ट मैनी ऑफ द कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिका ओरिजिनल हैबिटेंट, कि अमेरिका के जो ओरिजिनल हैबिटेंट थे वो अमेरिकन इंडियंस जो थे, जिनको कह सकते हैं, वो इधर से उधर ट्रांसफ़र होकर उनका फूड आइटम इधर उधर ट्रांसफॉर्म हो रहा था। समटाइम न्यू क्रॉप्स कुड मेक डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ, कई बार नई क्रॉप्स जब यहाँ पर उगाने लगे तो बहुत एक तरह से डिफरेंस उनमें देखने को मिला। यूरोप पुअर बिगिंस टू ईट बेटर, कि यूरोप के पुअर अब नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें खाने लगे थे। लिव लॉन्गर विद इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटोज़, कि वो पोटैटोज़ के ऊपर वो लंबे समय तक जीने लगे थे। आयरलैंड पुअर पीजेंट्स बिकेम डिपेंडेड ऑन पोटैटो, कि आयरलैंड के जो पुअर पीजेंट गरीब किसान होते थे जो पोटैटोज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। पोटैटो की एक नई फसल जो अमेरिका और इधर उधर आयरलैंड से आ गई थी यूरोप में, वो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन मुश्किल जब हुई, खतरा जब पैदा हुआ, जब ये डिजीज़, जब वहाँ पर डिजीज़ आ गई बहुत सारी, डिस्ट्रॉय द पोटैटो क्रॉप, जब वहाँ की डिजीज़ जो थी पोटैटो क्रॉप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये आसपास 1840 के आसपास की बात है, जब वहाँ पर पोटैटो फिमाइन आया और हज़ारों लाखों लोग मारे गए, स्टारवेशन, भूख से मर गए। तो ये हमें डेट याद रखनी है कि आयरलैंड के अंदर कब पोटैटो फेमाइन आया था, आयरलैंड के पीपल्स के बीच में कब पोटैटो फेमाइन आया, जब वो लोग पूरी तरह से, मतलब कि थाउजेंड ऑफ पीपल्स वहाँ इस फेमाइन से मारा गया। देखो एक पिक्चर यहाँ पर दिखा भी रखी है, फिगर नंबर 4 में दिखाया गया, आयरिश पोटैटो फेमाइन इलुस्ट्रेटेड द लंदन न्यूज़ 1849, कि 1849 में उन्होंने दिखाया कि आयरलैंड में कैसे आयरिश पोटैटो फेमाइन आया और भूखे बच्चे पोटैटोज़ को डिगिंग, मतलब खोद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इन फील्ड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड, जहाँ से पहले से ही पोटैटो की खुदाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें वहाँ से मिल जाएं, उसके लिए वो खुदाई कर रही हैं। होपिंग, उनको आशा है कि डिस्कवर सम लिटोवर्स, की कुछ वहाँ से कुछ मिली जाए हमें खाने का। ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन, जब ये आयरिश आइलैंड के अंदर बहुत बुरी तरह से पोटैटो फेमाइन आया 1845 से 1849 के बीच में, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर लगभग मारे गए, डाइड ऑफ स्टारवेशन इन आयरलैंड, कि आयरलैंड के अंदर जिस तरह से भूख फैल गई और बहुत सारे डबल से भी ज़्यादा 10 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ से फिर अलग अलग जगह पर काम करने के लिए निकले। ठीक है बेटा, तो इस लेसन में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्कशन होने वाली है। अभी हमने फूड ट्रेवल्स के बारे में पढ़ा, सिल्क रूट के बारे में पढ़ा, मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड कैसे प्रोसेस हुआ, इंटरलिंक कैसे हुआ आपस में, नॉलेज का इंटरलिंक कैसे हुआ, उसके बारे में हमने समझा।
सिल्क रूट कहाँ से शुरू होता था, कैसे कार्गो शिप इधर से उधर जाते थे, क्या चीज़ें उसमें ले जाई जाती थी, फूड का ट्रैवल, स्पैगेटी पोटैटो इधर से उधर कैसे आए कैसे गए, सिसिली आइलैंड के बारे में हमने नॉलेज इकट्ठी की, और किस तरह से फिर यहाँ पर पोटैटो फेमाइन आयरलैंड में आया 1845 से लेकर 1849 के बीच में बहुत बुरी हालात यहाँ लोगों की हो गई, और किस तरह से लोगों की फूड हैबिट्स चेंज हुई। ठीक है, तो इस फर्स्ट पार्ट में वीडियो पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ तक ये देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ट्रैवलर्स और जो ट्रेडर्स होते थे वो या प्रीस्ट जो होते थे इधर से उधर जाते थे, तो किस तरह की बीमारियाँ फिर वहाँ आने लग जाती थी। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड, ये चीज़ें कैसे हुई, और फिर धीरे धीरे स्लेव ट्रेड भी बढ़ा। ये नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे एक बात ध्यान रखें, चैनल को लाइक करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहें, अपडेटेड आप होते रहें। लेसन को अच्छे से समझिए, बुक अपने साथ रखिए। ठीक है, जो बच्चा बुक लेके बैठेगा ना उसको हर एक चीज़ें समझ में आएंगी, वो मार्किंग कर पाएगा और चीज़ों को समझ पाएगा, और आपको अच्छे से इसका ट्रांसलेशन भी क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।